नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 3 के पार्ट 2 के बारे में। इस अध्याय से हमने एक पार्ट है वो पढ़ लिया है। उसमें हमने देखा था लिंगानुपात। लिंगानुपात कहते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और लिंगानुपात याद करने का सूत्र भी हमने देखा है, भारत में स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। और अगर हम विश्व के अन्य देशों की तुलना करें भारत के साथ, तो अन्य देशों में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र भारत से अलग है। हमारे यहाँ पर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000 है, और विश्व में यह है पुरुषों की संख्या बटा स्त्रियों की संख्या इंटू 1000 है। अब हम देखें कि किसी भी देश या प्रदेश में अगर लिंगानुपात अनियंत्रित है तो उसके पीछे प्रथाएं प्रचलित है। वहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जैसी प्रथाएं प्रचलित है। किसी देश में अगर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी। हो सकता है कि पुरुष है वो कमाने के लिए घर से बाहर भी गए हो, तब महिलाओं की संख्या है वो अधिक हो सकती है। हमने देखा है कि विश्व का जो लिंगानुपात है वो 100 पुरुषों पर 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, 100 पर 102। तो याद रखना है कि विश्व का औसत लिंगानुपात है वो 100 पर 102 है। 100 स्त्रियां हैं, 102 पुरुष है। अगर हम बात करें विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश, तो वो है लेटविया। लेटविया का लिंगानुपात 85 पुरुषों पर 100 स्त्रियां हैं। और अगर हम विश्व के सबसे कम लिंगानुपात वाले देश की बात करें, तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। वहाँ पर 311 पुरुषों के पीछे 100 महिलाएं हैं। उसके बाद में हमने देखा है आयु संरचना। आयु संरचना के 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला है बाल, दूसरा है वयस्क और तीसरा है वृद्ध। बाल यानी बच्चे, 0 से 14 साल तक के बच्चे। वयस्क यानी जो कार्यशील जनसंख्या, 15 से 59 साल तक। 15 से 59 साल तक के जो होते हैं उन्हें हम वयस्क कहते हैं। और ये कार्यशील जनसंख्या है, कमाई करने वाली जनसंख्या यही है। अगर किसी देश में कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उस देश की जो जन्म दर है वो उच्च है और वो देश अभी युवा है। उसके बाद में हमने वृद्ध जनसंख्या के बारे में पढ़ा कि 60 या 60 से अधिक वर्ष के लोग हैं वो वृद्ध में आते हैं। और वृद्ध है उनमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ज़्यादा होती है, तो उनके जो खर्च होते हैं वो स्वास्थ्य पे ज़्यादा होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। आशा करता हूँ पार्ट फर्स्ट है वो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम अध्ययन करेंगे हमारा सेकंड पार्ट अध्याय 3 का। देखिए, सेकंड पार्ट में है आयु लिंग पिरामिड। आयु का अर्थ होता है उम्र, लिंग का अर्थ होता है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यानी उम्र के हिसाब से स्त्रियां कितनी हैं और पुरुष कितने हैं, उसके हिसाब से जो पिरामिड बनाएंगे उसे हम आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। आयु के हिसाब से स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग करना ही आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या को आयु लिंग पिरामिड कहते हैं। यानी किसी भी देश में जैसे हम देखें कि 1 से 4 साल तक के कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, 4 से 10 साल तक के कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, ये अलग अलग करना ही आयु लिंग पिरामिड है। तो 3 प्रकार के आयु लिंग पिरामिड बनते हैं। एक तो किसी भी देश में अगर जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, या जनसंख्या, दूसरा होगा स्थिर, और तीसरा होगा घटती जनसंख्या जिसे हम कहेंगे ह्रासमान। तो पहला बनेगा विस्तारित, दूसरा बनेगा स्थिर और तीसरा बनेगा ह्रासमान, यानी घटती जनसंख्या का पिरामिड। विस्तारित जनसंख्या यानी जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, जन्म दर ज़्यादा होगी और जनसंख्या है इसमें
बढ़ती जाएगी। विस्तारित देखें तो नाइजीरिया का है वो आयुलिंग पिरामिड है, विस्तारित आकार का है। उसके बाद में है स्थिर, यानी जनसंख्या है वो स्थिर हो जाती है, जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर दोनों समान होती है। और स्थिर है वो ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड है, स्थिर प्रकार का है। तीसरा है ह्रासमान, यानी घटती जनसंख्या का, इसमें घटती जनसंख्या प्रतीत होती है और ये ह्रासमान बनेगा जापान का। तो तीनों लिंग आयुलिंग पिरामिड हमें याद रखने हैं। विस्तारित होगा नाइजीरिया का, स्थिर होगा ऑस्ट्रेलिया का और ह्रासमान होगा जापान का। तो अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला हमारा आयुलिंग पिरामिड है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या की अगर हम बात करें तो नाइजीरिया का आयुलिंग पिरामिड है वो विस्तारित होती जनसंख्या का आयुलिंग पिरामिड है। आयुलिंग पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार है, यानी इसका आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार। विस्तारित होती जनसंख्या का जो आयुलिंग पिरामिड है उसका आकार कैसा होगा, त्रिभुजाकार। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर होती है, जिसके कारण है आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या, यानी निम्न आयु वर्ग है उसमें विशाल जनसंख्या पाई जाती है। बांग्लादेश और मेक्सिको की बात करें तो अगर उनका भी हम आयुलिंग पिरामिड बनाए ना तो उनका भी आयुलिंग पिरामिड है वो विस्तारित होती आयुलिंग पिरामिड ही बनेगा। ये एक आप उदाहरण देख सकते हैं, हमारी किताब में भी दे रखा है चित्र। तो इसमें एक तरफ स्त्री है और दूसरी तरफ पुरुष है। हमेशा ध्यान रखना है कि आयुलिंग पिरामिड में बाएं तरफ पुरुषों को दर्शाया जाता है, जबकि दाएं तरफ है वो महिलाओं को दर्शाया जाता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आयुलिंग पिरामिड में बाएं तरफ पुरुषों को दर्शाया जाता है जबकि दाएं तरफ महिलाओं को दर्शाया जाता है। हमें ये याद रखना है। और ये विस्तारित होती जनसंख्या का जो पिरामिड है नाइजीरिया का है, बांग्लादेश का है और मेक्सिको का है। इसमें जन्म दर है वो उच्च होगी। हमने विस्तारित आयुलिंग पिरामिड पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पिरामिड है वो स्थिर जनसंख्या पिरामिड। स्थिर जनसंख्या पिरामिड है वो ऑस्ट्रेलिया का बनेगा। ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड है वो घंटी के आकार का है, शीर्ष की ओर ये शुंडाकार है। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर है वो दोनों क्या है, समान। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो वहाँ का आयुलिंग पिरामिड है वो घंटी के आकार का बनेगा और इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान रहेगी। जैसे 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो 1000 ही की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ती नहीं है, तो वहाँ की जनसंख्या रह जाती है स्थिर। तो वो बनेगा ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड। अब हम देखेंगे ह्रासमान जनसंख्या आयुलिंग पिरामिड। ह्रासमान का अर्थ होता है घटती हुई जनसंख्या। जापान की अगर हम बात करें तो उसका पिरामिड है वो ह्रासमान बनेगा। यहाँ पर निम्न जन्म दर व मृत्यु को यह दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि या तो होती है शून्य अथवा शून्य नहीं होती है तो ये रहती है ऋणात्मक, यानी ह्रासमान बनेगा जापान का। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि या तो शून्य रहती है या फिर ऋणात्मक रहती है। यह था हमारा आयुलिंग पिरामिड। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय संगठन। निवास के आधार पर जनसंख्या को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है ग्रामीण और एक होता है नगरीय। इन दोनों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। पहला है ग्रामीण। ग्रामीण किसे कहते हैं, यानी ग्रामीण वे क्षेत्र होते हैं जहां जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होती है, यानी जहाँ की जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय करती है, उसे हम ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं। और नगरीय क्षेत्र वे होते हैं जहाँ पर जनसंख्या है वो ज़्यादातर जनसंख्या का हिस्सा है गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न हो, वह नगरीय क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में हम देखें कि पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें, पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष ज़्यादा निवास करते हैं। पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें तो पुरुष है वो गांव में रहते हैं और महिलाएं हैं वो ज़्यादा शहरों में रहना पसंद करती हैं, जबकि भारत, नेपाल और पाकिस्तान इसके विपरीत है। हमारे यहाँ इसके विपरीत पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादा रहती है, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, जबकि शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या है वो ज़्यादा है। तो पश्चिमी देश और भारत, नेपाल और पाकिस्तान विपरीत हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों में गाँव में सबसे ज़्यादा पुरुष रहते हैं, जबकि भारत में गाँव में महिलाएं ज़्यादा निवास करती है। पश्चिमी देशों में शहरों में सर्वाधिक स्त्रियां रहती है, जबकि भारत में शहरों में पुरुष प्रधान है।
पुरुष ज़्यादा निवास करते हैं। अब हम अगर बात करें कि नगरों में आवास की कमी, अब हमारे यहाँ पर पुरुष है वो ज़्यादा शहरों में रहते हैं, महिलाएं गाँव में ज़्यादा रहती है, तो उसके क्या कारण है, महिलाएं शहरों में क्यों नहीं रहती है, उसके कई कारण है। वो देखिए कि नगरों में वो आवास के महिलाओं के आवास की कमी रहती है। उसके बाद में हमारे यहाँ नगरों में रहन सहन की उच्च लागत लगती है और रोजगार के अवसर भी यहाँ पर कम है। सुरक्षा की कमी पाई जाती है, शहरों में सुरक्षा की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। इस कारण भी महिलाएं हैं वो गाँव में रहना पसंद करती है। ये सब कारण हैं जो गाँव से नगरों की ओर महिलाओं के प्रवास को रोकते हैं। इन सब कारणों के कारण है वो महिलाएं गांव से नगरों की तरफ नहीं जाती है। यही कारण है क्योंकि भारत में वो गांव में महिलाएं ज़्यादा निवास करती है और शहरों में पुरुष ज़्यादा निवास करते हैं। यह था हमारा ग्रामीण नगरीय संगठन। अब हम पढ़ेंगे साक्षरता। साक्षर, साक्षर किसे कहेंगे, यानी जिसकी उम्र 7 वर्ष हो और जो पढ़ लिख सकता हो, जिसको समझ के साथ साथ अंक गणित परिकलन करने की योग्यता, उसे हम साक्षर कहेंगे। हमारे भारत में साक्षरता का ये परिमाप है 7 साल से अधिक आयु वाले बच्चे और बच्चियां जो पढ़ लिख सकते हों, जो समझ सकते हों और जिनको अंक गणितीय ज्ञान हो, उसे हम साक्षर कहेंगे। उसके बाद में व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना के बारे में पहले भी हमने पढ़ लिया है और अगले पाठ में विस्तार से हम पढ़ेंगे। व्यवसायिक संरचना मतलब कौन सा आयु वर्ग है जो व्यवसाय करेगा। 15 से 59 आयु वर्ग वाले व्यवसाय करेंगे। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप सम्मिलित किया जाता है। इन सभी में कितने कितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं, आगे इसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ये हमारा अध्याय है 3 नंबर, वो आज कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।